बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इससे अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर क्या होते हैं। तो आप जानते ही है, पिछले क्लासेस में हम सीख कर आए हैं कि हॉटनेस और कूलनेस को कहा जाता है टेम्परेचर। ये तो बेसिक डिफिनेशन था, हमने अच्छी तरह से सीखा हुआ है ना, कि किसी भी बॉडी का अगर हम इसका देखेंगे तो ये कितना हॉट है, कोल्ड है, तो इसी को कहा जाता है ना। तो ये होते हैं आपके पास टेम्परेचर। लेकिन इस चैप्टर में हम इसको मजीद गहराई में जाके देखेंगे कि टेम्परेचर का मतलब क्या होते हैं। जिस तरह हमने सॉलिड में सीखा था कि सॉलिड सख्त चीज़ हो तो वो सॉलिड होते हैं, लेकिन हमने उसको मजीद गहराई में जाके देखा तो जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही करीब होते थे उसके, और लिक्विड के थोड़ा दूर था ना। तो इसी तरह आज हम टेम्परेचर को पार्टिकल्स के हवाले से सीखेंगे कि टेम्परेचर का मतलब क्या होते हैं। तो हमने सीखा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा इसकी निस्बत इसमें जो है ना थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब ये अगर दूर हो तो यकीनी बात है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे यकीनन। तो इसके अंदर एनर्जी होगी तो ही वो मूव करेंगे ना, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा था एनर्जी के हवाले से। तो अगर ये जुड़े हुए हो तो ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस हो, एक जगह एक दूसरे से थोड़ा सा दूर फासले पर हो, तो यकीनी बात है ये मूव इजीली कर पाएंगे। और गैस में बहुत ज़्यादा इस तरह से दूर होंगे तो ये बहुत इसके अंदर जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत इनके। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर जो एनर्जी होती है, जिसे हमने एक नाम दिया था मूवमेंट के दौरान, अगर किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी मौजूद हो तो उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये जो एनर्जी है ये इसमें ज़्यादा होती है बनिस्बत इसके, यहाँ पे वाइब्रेट की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो अगर हम टेम्परेचर को देखेंगे तो ये जो टेम्परेचर है ना, वो अगर हम देखेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी मूव के दौरान जो एनर्जी उसके अंदर होंगे, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर ही है। समझ गए। तो पहले हमने हॉटनेस को कहा था जो कि ज़ाहिरी चीज़ थी। अब अगर मज़ीद गहराई में जाके देखेंगे तो जो पार्टिकल्स की एवरेज मूवमेंट है उसे भी हम क्या कह सकते हैं, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल्स की, उसे भी हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर ही होंगे। समझ गए। तो ये डिफिनेशन आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जो है किसी भी बॉडी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक। तो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एज पार्टिकल्स को भी टेम्परेचर कहेंगे। अब टेम्परेचर को मेजर करने के कि वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है, तो उसके हम यहाँ पे 3 मेथड सीखेंगे। ठीक। तो जो जनरली एसआई जो यूनिट है, इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो वो हम यूज़ करते हैं केल्विन के से शो करते हैं, और दूसरा जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं वो है डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आप जानते ही है कि अगर आपसे कोई मौसम के हवाले से पूछेंगे कि आज का दर्जा हरारत कितना है, तो आप यकीनन डिग्री सेंटीग्रेड से ही कहेंगे ना। और इसी तरह अगर हम फ़ारेनहाइट का एक और भी है, जिसको अगर आप देखेंगे तो ये आमतौर पर क्लिनिक में यही यूज़ होते हैं फ़ारेनहाइट। तो ये 3 तरह के मेजर करने के तरीके होते हैं, जिससे केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट से शो करते हैं। समझ गए। टेम्परेचर को नापने के 3 मेथड है। तो यहाँ पे अगर मैं एक पिक्चर बना के अगर आपको दिखाऊं तो उसी हिसाब से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम पिक्चर बनाते हैं यहाँ पे, इसके बाद मज़ीद हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों फिगर्स बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं ये होते हैं केल्विन, ये डिग्री सेंटीग्रेड, और ये फ़ारेनहाइट को शो करते हैं। ये तीनों सिर्फ टेम्परेचर को दिखाने का मुख्तलिफ तरीके होते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें टेम्परेचर ही को शो करते हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। समझ गए। तीनों टेम्परेचर को शो करने के लिए ये कुछ का केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। लेकिन ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखेंगे तो हम क्या करते हैं,
जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड करके बताने में इजी होते हैं, है ना। जैसे कि बर्फ़ जम जाना किस पॉइंट पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप डायरेक्ट किसी को समझानी हो, बतानी हो, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो है ना बर्फ़ जमने का अमल वो शुरू हो चुकी है, या वो अगर कम हो तो बर्फ़ जम जाएंगे, है ना। तो ये आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मौसम के बारे में बतानी हो या टेम्परेचर के बारे में, दर्जा हरारत के बारे में बतानी हो तो डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 से शुरू होते हैं, और बॉइलिंग जो पॉइंट है वो 100 तक होती है। मतलब है 0 से 100 तक, यानी ये मेजर किया जाता है हिस्सों में डिवाइड करके, हम जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिवाइड किया हुआ है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे तो जो साइंटिस्ट है जो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोचते हैं ना, जैसे कि हम आमतौर पर, ये तो रियल लाइफ में होते ही है, जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं ये। और अगर हम साइंटिस्ट को देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, उसको मज़ीद गहराई में जाके वो सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिए वो ये स्केल यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादा ईज़ी होते हैं उनके लिए, क्यों? क्योंकि जो अगर हम इसको, जैसे कि वाटर है, उसको अगर ठंडा करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएँगे जहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ना, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव भी नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा फ्रीज़ होंगे। लेकिन आमतौर पर ये होते नहीं है, लेकिन वो फ़र्क करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 0 डिग्री का नाम दिया है, समझ गए? हमने आमतौर पर वाटर के लिए 0 डिग्री फ्रीज़ कहा था ना, इसी तरह उन्होंने मॉलिक्यूल्स जो कि फ्रीज़ होते हैं, उसके लिए 0 डिग्री कहा, कह के उसको मेज़र किया है, यहाँ से शुरू किया है, समझ गए? तो इसी के लिए केल्विन को साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, 0 डिग्री के जहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव भी नहीं करेंगे, तो वैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ये याद रखना है। तो यहाँ से आगे अगर उन्होंने मेजर करके ना, जो बॉइलिंग पॉइंट जो उन्होंने रखा है वो है 373, समझ गए? तो ये होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और ये होते हैं मॉलिक्यूल्स की जम जाना, यानी फ्रीज़ होना। अब इनको उन्होंने 373 हिस्सों में डिवाइड करके उन्होंने मेजर किया हुआ है, ठीक। और इसी तरह अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो जो ये जो नंबर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री 273 है ना, तो 1 डिग्री पे 274 होंगे, और 2 डिग्री पे ये 275 होंगे। इसी तरह से आगे जाते जाते वो 373 तक होंगे, सेम ही है ये, समझ गए? अगर मैं आपसे कहूँ ना 0 डिग्री, तो इसका मतलब 273 केल्विन होंगे। अगर 1 डिग्री कहें तो 274 होंगे, अगर 2 डिग्री कहें तो 275 होंगे, इसी तरह से आगे जाएंगे। तो इसके लिए अगर हमने चेंज करनी हो तो डायरेक्ट प्लस करके भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो फ़ारेनहाइट है, ये क्लिनिक में आम तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा-सा इनका जो स्केल है 0 से 100 हिस्सों में तक़सीम किया हुआ है ना इसको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का। तो उन्होंने ये जो फ़ारेनहाइट है उसको 32 से 12 यानी 180 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसको उन्होंने 100 में डिवाइड किया था, यहाँ पे 180 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, समझ गए? तो इसलिए ये थोड़ा-सा फ़र्क होते हैं इनका स्केल्स का। तो ये आप याद रखेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये जम जाते हैं। पानी, अगर मैं कहूँ तो पानी क्या होंगे, जमना शुरू होंगे, और बाकी आप देख सकते हैं बॉइलिंग वो होंगे 212 पे, ठीक। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है तीनों को, जो कि हम ये क्लिनिक में यूज़ करते हैं, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा गहराई में जाके भी ना वो मुताला कर सके, स्टडी कर सके, ठीक। इसके बाद आते हैं आपके पास, इनको चेंज किस तरह से कर सकते हैं, जो कि हम सीख चुके हैं। तो फार्मूला बना के 1-2 एग्ज़ाम्पल्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जो कन्वर्जन है उसमें, यानी चेंज, ठीक, चेंज करना डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, फ़ारेन को सेंटीग्रेड में, तो किस तरह से चेंज करते हैं। तो पहले हम इन दोनों को समझते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 273 होंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक ज़्यादा होंगे, है ना। तो जो हम फार्मूला बनाएंगे केल्विन में चेंज अगर करनी हो, जैसे कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उसको इसका जो केल्विन है उसमें किस तरह से चेंज होंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए आप जानते ही है कि ये 273 0 होते हैं। इसके बाद जितना आप यहाँ से ज़्यादा करते जाएंगे उसको आपने प्लस कर देनी है। तो जैसे कि अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर चेंज करनी हो, तो आप क्या करेंगे, 10 को 273 में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो आपका आंसर होंगे, यही है ना केल्विन में। तो आप समझ सकते हैं कि 273 में हमने क्या करना है, प्लस कर देनी है उस नंबर को जो कि सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं 10 ले लूँ तो 273
83 है तो 83 होंगे, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सी करके, सी डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जनरल फार्मूला होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें तो 273 में आपने क्या करना है, 20 को प्लस कर देनी है, तो 200 क्या होंगे, 93 होंगे। 293 केल्विन में आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से केल्विन में आपके पास आंसर आएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में हो। और इसी तरह अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में करनी हो तो यकीनी बात है माइनस करेंगे। जैसे कि हम जानते ही है कि अगर आपके पास केल्विन जैसे कि 10 केल्विन हो, डिग्री सेंटीग्रेड कितना होंगे, तो आप इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, माइनस करेंगे, आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 माइनस के करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 हो तो माइनस करेंगे 100, और इसी तरह आगे आप कर सकते हैं। ये दोनों हो गए। इसके बाद फ़ारेनहाइट के लिए आपने थोड़ा सा इसको समझना है, जो कि हमने अभी सीखा था 180 होते हैं। तो आप इसके लिए 180 के लिए आप समझ सकते हैं 1.8 करके याद रख सकते हैं, समझ गए। तो 1.8 अगर उसका स्केल हो तो फिर यहाँ क्या होंगे, 1.8 मल्टीप्लाई बाई सी करके फिर आप प्लस करेंगे 32, जो कि यहाँ पे पहले तो इसका सेम था इसलिए हमने डायरेक्ट प्लस कर दिया। आप यहाँ पे सेम नहीं है तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.8, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस करके क्या करेंगे 32 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये होंगे आपके पास फ़ारेनहाइट में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ हो तो। अब अगर सेंटीग्रेड निकालनी हो, फ़ारेनहाइट दिया हुआ हो, तो यकीनन आप इसको इधर ही रख के ना इसको यहाँ पे लेकर आएंगे दोनों को। जैसे कि F-32 होंगे, है ना, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे कि 1.8 डिवाइड होंगे, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास आंसर आ जाएंगे। जैसे कि F दिया हुआ हो 10, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होंगे, तो यहाँ से 10 करके पुट करके माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को, इसमें तीनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली करेंगे तो यही आपका आंसर होंगे, समझ गए। अब आते हैं अगला हमारा टॉपिक है हीट। तो हीट को समझते हैं अच्छी तरह से। तो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझा होगा टेम्परेचर का मतलब क्या होते हैं। तो टेम्परेचर अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो हॉटनेस और कोल्डनेस को ही कहा जाता है, जो कि पिछले क्लासेस में हम सीख कर आए थे। तो इसी को ही मान के आगे चलते हैं। तो अगर हम किसी भी जो हॉटनेस और कोल्डनेस जो चीज़ें हैं तो यकीनी बात है वो एक दूसरे में चेंज होंगे, हॉट कोल्ड में और कोल्ड हॉट में चेंज होते रहते हैं ना। तो फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे एक रड ले लूँ, एक आयरन के जिसे मैं यहाँ पे ही लेता हूँ। ठीक, तो ये एक आयरन रड है, ये आपने समझना है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसको आग दे दूं तो यकीनन ये जो आयरन है ये क्या होंगे, गर्म होंगे, हार्ड होंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से आग दिया है इसको। आग के अंदर जो एक ऐसी चीज था जो कि इसमें से इसमें ट्रांसफर हुई है, तब जाके ये जो ठंडी चीज है ये गर्म हो रही है ना। तो यहाँ से आग से यहाँ जो ट्रांसफर हुई है, जो कि हमने एनर्जी में अच्छी तरह से सीखा था कि ये एनर्जी होती है कि जो एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट हो रही है, सॉरी ट्रांसफर हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो चेंजेस है ये जो हॉट से कोल्ड की तरफ जो जा रही है, या यूं कहें कि जो कोल्ड चीज है इसको गर्म करने के लिए जो चीज आप यूज कर रहे हैं उसी को कहा जाता है हीट, समझ गए। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो आप कह सकते हैं कि जो हॉटनेस जो चीजें हैं वहां से कोल्ड की तरफ अगर कोई एक ऐसी सलाहियत क़ुव्वत जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उसी को ही हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आप यहाँ से हीट के लिए आप लिख सकते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ही एक फॉर्म है जो कि दैट फ्लोज फ्रॉम हार्टर, जो कि हार्ट जो चीज़ें हैं उसमें से फ्लो होती हैं कोल्डर बॉडी की तरफ, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ हार्ट से कोल्ड की तरफ अगर एक एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है उसी को ही हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, समझ गए। तो यकीनी बात है इसके हम मज़ीद गहराई में जाके देखेंगे तो जो कूल चीज़ें हैं उसके पार्टिकल्स जो है वो करीब होते हैं, और हम इसको जब गर्म करते जाएंगे ना तो वो दूर पार्टिकल्स जो है वो दूर जाएंगे, और जब हम इसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर क्या होंगे, यकीनन उसका जो पार्टिकल्स है वो मज़ीद दूर होंगे।
इस तरह से वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक हाथ जो आधा गिलास पानी है ना, उसमें अगर आप दूध को, आधा गिलास दूध को जो कि ठंड है उसको शामिल करेंगे, तो फिर क्या होंगे, इसके अंदर मौजूद जो हार्डनेस में से कूल्ड की तरफ वो एनर्जी ट्रांसफ़र होंगे। फिर जो मिल्क है वो यकीनन गर्म होंगे। जब गर्म होंगे तो ऐसे ही तो गर्म नहीं होंगे ना, यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे एनर्जी, जो गर्मी है वो यहाँ से इसमें पानी में से मिल्क में कन्वर्ट होंगे। तो ये उस वक़्त तक चेंज होते रहेंगे जब तक कि ये इक्विलिब्रियम यानी बराबर ना हो। तो इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम भी आप कह सकते हैं, जिसमें ये जो दूर पार्टिकल्स थे और यहाँ पे करीब थे, ये सब मिक्स होके एक नॉर्मल जो उसका डिस्टेंस होंगे, तो इस तरह से इक्वल होंगे। तो इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम भी आप ये कहेंगे, ठीक। तो ये होते हैं आपके पास ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र होके या पार्टिकल्स इस तरह से मिक्स होके बराबर डिस्टेंस पे रहेंगे, तो वो एक नई चीज़ बन जाएंगे, यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेंगे, ठीक। तो इसके लिए जो हीट के लिए आप जानते ही है, एनर्जी के लिए जॉल ही यूज़ करते हैं, तो हीट के लिए भी जॉल ही आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, जॉल। तो जो यूनिट है वो है जॉल से ही आप शो करेंगे हीट को, ठीक। इसके बाद आते हैं, अगला हमारे पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। तो इसको समझते हैं। तो यकीनन आप थर्मल एक्सपेंशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते ही हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। तो यकीनी बात है ये इससे एक्सपेंड होते हैं, फिर ये मज़ीद एक्सपेंड होते हैं पार्टिकल्स, तो ये चेंज होते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर आप किसी भी जो मैटर्स है उसको अगर आप देखेंगे तो ये चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि हीट की वजह से, जो कि हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं। तो अगर सॉलिड को हीट देंगे तो वो ये इसके पार्टिकल एक्सपेंड होंगे, अगर इसको मज़ीद हीट देंगे तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी यकीनन इंक्रीज ही होंगे, है ना। तो इसी को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन, समझ गए। तो ये सॉलिड में किस तरह से हो सकते हैं, तो ये बहुत ही क्लोज होंगे, वाइब्रेट होंगे, हीट देंगे तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे इस तरह से, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, है ना। तो ये चीज़ हम पहले सीख कर आए हैं, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ इस तरह से मूव हो रहे हैं, तो यकीनी बात है ऑब्जेक्ट हो तो वो उसका जो साइज़ है वो चेंज हो सकते हैं ना। तो अगर आप ये हमारे ज़िंदगी में देखेंगे तो बहुत से जगहों पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जो आपके बॉडी टेम्परेचर नापने का जो आला है, उसमें अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर यकीनन क्या होंगे, मरकरी होंगे। मरकरी जो है इसी वजह से ये रेस होते हैं और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाके फिर हमें टेम्परेचर का पता चल जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। और इसी तरह अगर आप जो एक बोतल है, अगर वो उसके जो ढक्कन है अगर वो फंस जाए, तो आप इसी को गर्म जो पानी है वहाँ पे अगर थोड़ी सी देर अगर वहाँ पे रखेंगे तो ये इजीली इस ढक्कन को आप खोल सकते हैं। और इसी तरह जो आपकी बुक में एक और चीज़ भी दिया हुआ था, रेलवे ट्रैक था शायद। तो ये जो रेलवे ट्रैक है उसका जो कुछ जो यहाँ पे थोड़ा सा जगह वो खाली छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंट्रैक्ट और जो एक्सपेंड है वो इजीली हो सके और आपका जो रेलवे ट्रैक है वो इस तरह सीधा रहे, समझ गए। अगर ये एक्सपेंड हो तो फिर यकीनन ये इस तरह से होंगे, फिर क्या होंगे ये तो आप समझ सकते हैं, फिर यहाँ से रेल आसानी से नहीं गुजर सकेंगे, है ना। और इसी तरह ब्रिज जो है वहाँ पे भी उन्होंने इस तरह से दरार रखा हुआ है ताकि वो इस तरह से आगे पीछे इजीली एक्सपेंड हो सके। तो इस जो गर्मी है या हीट की वजह से या कोल्ड की वजह से ये जो मसाइल होते हैं, इनसे निपटने के लिए ना हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, समझ गए। तो ये आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स चेंज होते हैं, तो यकीनी बात है इसका साइज़ वगैरह या जिसका जो एक्सपेंशन है वो होंगे। इस तरह से हम इजीली जो काम है वो कर सकते हैं, इसीलिए हम ये एप्लीकेशन कहा जाता है इनको। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये चीज़ें हम करते हैं रियल लाइफ में, समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो किस तरह से हो सकते हैं, उसके मेथड्स कितने हैं उनको समझते हैं वन बाय वन। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट में अगर आप देखेंगे तो 3 तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो अगर आपके पास हीट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र हो कि यहाँ से जो इसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स है ना, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कि हम डिटेल में सीख कर आए हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है वो ये इसको गर्म करे, ये इसको गर्म करे, ये इसको गर्म करे, इस तरह से हीट यहाँ से आगे
ट्रांसफ़र हो, तो इस तरह की जो ट्रांसफ़र है, इस तरह की जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाने का जो अमल है, इसे कहा जाता है कंडक्शन। समझ गए? जिसमें क्या होता है, यकीनन ये जो पार्टिकल्स है ये इसको वाइब्रेट करेंगे, ये इसको वाइब्रेट करेंगे, ये इसको वाइब्रेट करेंगे। इस तरह से हीट जो है ये वो यहाँ से जाके ना आगे इस तरह से मुंतकिल होंगे। ठीक, जैसे कि आप जब घर में खाना पकाते हो तो यकीनन आपके बर्तन को आपने देखा होगा कि हम बर्तन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो हीट जो है ना वो यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और इसी तरह बर्तन के ऊपर जो आप हाथ से यूज़ करके उसको निकालते हो, तो उसके लिए प्लास्टिक का कवर किया हुआ है। तो ये प्लास्टिक क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वो जो हीट जो है ना वो वहाँ से ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं या ना होने के बराबर है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हीट को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसे कंडक्टर कहा जाता है, जो कि हम बहुत ज़्यादा सीख कर आए हैं पहले। और जो यहाँ से आगे लेकर हीट ट्रांसफ़र करने की सलाहियत अगर कम हो तो उसे इंसुलेटर कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। समझ गए? तो इसी से ही आप कंडक्शन को याद रख सकते हैं, जिसमें पार्टिकल्स जो है ना वाइब्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं हीट को। समझ गए? और तब जाके वो हॉट हो रहे होंगे वो ऑब्जेक्ट। और इसी तरह कन्वेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल्स के जो है वो यहाँ से अगर हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र करनी हो तो यहाँ पे तो सिर्फ पार्टिकल्स एक दूसरे को वाइब्रेट कर रहे थे ना, लेकिन इसमें क्या होंगे, ये जो पार्टिकल्स है वो खुद ट्रांसफ़र होंगे एक जगह से दूसरी जगह। समझने के लिए अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो यही कह सकते हैं कि जो हॉट प्लेस है वहाँ से कूल्ड प्लेस तक जो पार्टिकल्स वो डायरेक्टली वो ट्रांसफ़र हो या मूव करे, तो यकीनी बात है उस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे कहा जाता है कन्वेक्शन। समझ गए? जिसमें यकीनन क्या होंगे, यहाँ से मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, तो आपकी बुक में मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था, तो मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तब जाके ये क्या होंगे, जो हीट है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। ठीक, जैसे कि आप हॉट वाटर को उबलते हुए तो देखे होंगे, तो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तब जाके वो उसका जो चेंजेस है ना वो होते हैं, तो इसी को कन्वेक्शन कहा जाता है। तो इसको आपने याद रखनी है। समझ गए? लेकिन ये दो चीज़ें जिसको आपने देखा कि इनके लिए मटेरियल्स यानी चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन अगर हीट जो है ना एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफ़र होनी हो तो मीडियम के अलावा भी, जैसे कि हमने एक एनर्जी के चैप्टर में सीखा था कि जो सन है वहाँ पे 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो जहाँ पे हीट भी हमने सीखा था। तो हीट वहाँ से हमारे अर्थ तक कैसे पहुँच रहे हैं, वो वैक्यूम के थ्रू भी गुजर सकते हैं ना। तो हीट अगर इनके अलावा किसी दूसरे जो चीज़ें हैं वहाँ से भी वो मूव कर सके, तो इस तरह की जो हीट होते हैं उसे रेडिएशन कहा जाता है। समझ गए? तो ये सादा सा अल्फाज है, तो इनको आपने याद रखने हैं। इसके बाद थर्मल इंसुलेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, तो यकीनी बात है जब मॉलिक्यूल्स इस तरह से जल्दी ट्रांसफ़र हो रहे हो, जहाँ पे हमें गर्म यानी अगर हम कमरे के अंदर आपको हीट चाहिए हो, तो यकीनन हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे जहाँ से ये मॉलिक्यूल्स जो है ये हीट जो है जल्दी से ट्रांसफ़र हो सके, है ना। और अगर आपको यहाँ पे कूल चाहिए हो, जैसे कि गर्मियों के जो टाइम है वहाँ पे आपको कूल यानी आप पंखे यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ आप क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके अंदर ना आने वाली जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आप याद रखेंगे। तो यकीनन बिल्डिंग में ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि हीट जो है आगे पीछे ट्रांसफ़र होने में हमें जो चाहिए हो वही हम यूज़ करें, है ना। तो डायरेक्ट अगर मैं कहूँ तो ये बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होने वाली जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कलर में अगर आप देखेंगे तो वाइट कलर रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, और इसी तरह जो ब्लैक कलर है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ब्लैक हम एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको चाहिए हो अंदर तो हीट चाहिए हो तो ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। अगर हीट नहीं चाहिए हो, जैसे कि जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे आपको हीट के बजाय वहाँ कूल जो रहना है ना अपने कमरे में, तो उसके लिए आपने क्या करनी है, यहाँ पे ब्लैक के बजाय वाइट का कलर करके आप अपने घर को या चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हीट से महफूज रख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमन शेयर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।